हेलो दोस्तों। तो बात करते हैं अपने टॉपिक पर जिसका नाम था साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में हमने क्या क्या पढ़ा है ब्लॉग, उस पर पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आज तो हमने कहा साधारण ब्याज में सबसे पहली क्लास फर्स्ट क्लास में हमने बताया था आपको साधारण ब्याज के बारे में, साधारण ब्याज क्या होता है और साधारण ब्याज के फार्मूला क्या होता है, उस फार्मूले से संबंधित क्वेश्चन क्या थे इस पर बताया था। वहाँ पे जो याद रखने वाला पॉइंट था वो ये था कि जो दर होती है और उसका जो समय होता है उसका रिलेशन सेम होना चाहिए। अगर दर वार्षिक है तो समय वर्ष में होना चाहिए, अगर दर छमाही है तो समय छमाही में होना चाहिए, अगर दर तिमाही है तो समय भी किस में होना चाहिए, तिमाही में होना चाहिए था। इसके हमने कहा था कि जो साधारण ब्याज होता है वो प्रत्येक वर्ष का क्या रहता है, समान रहता है, वो बदलता नहीं है। ये दूसरा पॉइंट था। हमने कहा ये फर्स्ट क्लास होता है। सेकंड पार्ट में जो हमने पढ़ाया था उसमें मैं आपको बताया था कि वो सवाल जिसमें अनुपात बोलता है, जिसमें भिन्न बोलता है, या फिर जिसमें क्या बोलता है, गुना वाले क्वेश्चन, उन सवालों को हम कैसे करेंगे, ये हमने पार्ट सेकंड में पढ़ा था। पार्ट थर्ड में हमने पढ़ा था जब समय निश्चित कर दिया जाता है और उसकी दर को क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। समय निश्चित करता है और दर को एक्स्ट्रा कर दिया जाता है, जो हमारे पास दर होती है उसको एक्स्ट्रा कर देते हैं। और दूसरा टाइप ये था कि जब उसने दो अलग अलग वर्ष दे और दोनों अलग अलग वर्षों का अगर अमाउंट देता है तो उन तरह के क्वेश्चन को कैसे करना था, ये हमने वीडियो थर्ड में सीखा था। आज हम लोग वीडियो 4 देखने जा रहे हैं और पार्ट 4 की बात कर सकते हैं इसको हम लोग। पार्ट 4 में हमें किस तरह के क्वेश्चन पढ़ने होंगे वो हम आज सीखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आज हम सीखेंगे बंटवारा वाले क्वेश्चंस कि बंटवारा वाले क्वेश्चंस के लैंग्वेज या बंटवारा वाले क्वेश्चंस कैसे बनते हैं इसमें, साधारण ब्याज में बंटवारा वाले क्वेश्चंस। और दूसरे पढ़ेंगे हम लोग इसमें जा करके मिश्रण वाले क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। दो क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे कि बंटवारा वाले क्वेश्चंस कैसे करने और मिश्रण वाले क्वेश्चंस कैसे करने, इन पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कौन सा स्टार्ट करने जा रहे हैं, बंटवारा वाला क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो चलिए बंटवारा वाले क्वेश्चंस को समझते हैं, देखते हैं कैसे क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो देखिए क्वेश्चन लिखा गया है कि 10,500 रुपये में से कितना रुपये हमारे पास, 10,500 रुपये में से 7,500 रुपये 12% वार्षिक एवं शेष राशि को 15% वार्षिक ब्याज की दर से क्या दिया जाता है, कर्ज दिया जाए, तो वर्ष के अंत में कुल राशि कितने प्रतिशत साधारण ब्याज प्राप्त होगा। कितने प्रतिशत दर से साधारण ब्याज प्राप्त होगा, कितने प्रतिशत दर से साधारण ब्याज प्राप्त होगा। तो यहाँ पे एक टोटल अमाउंट दिया गया जिसको दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है। टोटल अमाउंट है हमारे पास वो 10,500 रुपये और इसको दो भागों में बांटा गया। पहले भाग को 7,500 रुपये जिस पे 12% दर है, और दूसरा जो शेष राशि है उस पर जो शेष राशि बचेगी उस पर 15% का ब्याज दिया जा रहा है, कर्ज दिया जाए। तो अंत में कुल राशि पर कितने परसेंट टोटल जो ब्याज जो दर होनी चाहिए वो कितनी होगी फाइनली, ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए हमने कहा बहुत इजी क्वेश्चन है। हमने कहा जब भी क्वेश्चन बंटवारे वाला है, कहीं किसी भी टॉपिक का हो, आप उसको इसी तरह से करिएगा जैसे हम बता रहे हैं। क्या करना है आपको, वो राशि लिख देनी है जो टोटल अमाउंट है हमारे पास, जैसे 10,500 रुपये। इस 10,500 रुपये को दो पार्टों में डिवाइड कीजिए। पहला पार्ट हमें क्या मिल गया, 7,500 रुपये। जब 7,500 इसमें घटाएंगे तो ये जीरो बचेगा, ये जीरो बचेगा, 5 में 5 गया जीरो बचेगा, 10 में से 7 का कितना बचेगा, 3,000 बचेगा। इस तरह से आप क्वेश्चन को करेंगे, कभी भी आ जाए बंटवारे वाला क्वेश्चन कहीं पर भी आपको देखिए यही लॉजिक ही लगाते हैं, यही कॉन्सेप्ट हमारा है। तो हमने कहा इसको रेशियो बना लो। जब रेशियो बनाएंगे तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, ये हो गया 75, ये हो गया 30, तो इसको 15 से डिवाइड करेंगे, 15 पन्ना 75 और 15 दूनी 30। ये रेशियो आ गया 5 रेशियो, कितने रेशियो में आ गया, 2, 5 और 2 के रेशियो में आ गया। बात समझ में आ गई। अब इसने कहा है कि 5 और 2, अगर हम इसका टोटल निकालते हैं तो टोटल कितना बन जाएगा, अमाउंट हमारे पास यहाँ पे टोटल बन जाएगा 7 बन जाएगा ना। अब इस पर कितने परसेंट दिया गया है ब्याज, इस पर दिया गया है 12%, तो 5 × 12 हो जाएगा। और प्लस इस पर कितने परसेंट दिया गया है, इस पर दिया गया है 15%, तो 2 × 15 हो जाएगा। बोल रहा है फाइनली जो मिलेगा उस पर कितने परसेंट रेट मिलेगा, तो उस पर हमने कहा आर मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, उस पर आर मिल जाएगा। अब जब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको जब सॉल्व करेंगे हमारे पास तो वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमारे पास, इस बात को देखते हैं। तो ये हो गया हमारे पास 15 चौको 7, ये हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60 हो जाएगा, ये सॉरी 12 पंचे 60 हो जाएगा, प्लस और ये कितना हो जाएगा 15 30 हो जाएगा, और इक्वल टू में कितना चल रहा है 7R। तो ये वैल्यू दोनों ऐड हो जाएंगी, तो ऐड करने पे कितना बन गया, ये हमारे पास 90 इक्वल टू कितना बन गया 7R। तो 7R की वैल्यू निकालनी तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 90 बाई कितना हो जाएगा 7। 90 बाई 7 को हम सॉल्व करेंगे तो R इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 7 एकम 7 एक बार जाएगा, बचा 2, फिर 7 दूनी 14 2 बार जाएगा, बचा कितना हमारे पास 6, तो 6/7, तो 12 सही 6/7, 12 सही 6/7% क्या बन जाएगी हमारे पास, दर बन जाएगी। फाइनली यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस बात को हम दूसरी तरीके से और समझ सकते हैं, तो ये ज़रा इजी है, खैर इसी पर रहने देते हैं। हमने कहा जो भी आपको अमाउंट दिया जाए, जैसे 10,500 रुपये दिया गया है,
तो 10,500 रुपये में से 7,500 रुपये 12% वार्षिक एवं शेष राशि को 15% वार्षिक ब्याज की दर से क्या दिया गया, कर्ज दिया जाए, तो वर्ष के अंत में कुल राशि पर कितने प्रतिशत दर से साधारण ब्याज प्राप्त होगा। तो 10,500 रुपये को जब हमने दो पार्ट में डिवाइड किया तो पहला हो गया 7,500, दूसरा कितना हो गया 3,000 हो गया। इनका हमने जब रेशियो निकाला तो ये रेशियो आ गया 5 रेशियो कितना आ गया 2 आ गया, टोटल कितना हो गया 7 हो गया। इस पर बोल रहा है 12%, तो इसका 12% प्लस दोनों राशियाँ जुड़ करके तभी तो 7 बनेगा। तो इस पर 12% और इस पर 15% और इक्वल टू यहाँ का परसेंटेज नहीं पता तो इसको आर मान लिया हमने। टोटल यहाँ पे जोड़ा तो 12×5 60 हो गया, 15 दूनी 30 हो गया, दोनों जोड़ा 90 हो गया, 90 इक्वल टू 7R हो गया। आर की वैल्यू निकालेंगे 90/7, 90/7 को सॉल्व करेंगे 12 से 6/7% आंसर हो गया। क्लियर इतनी बात। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है हमने कि यहाँ पर भी हमने कहा क्वेश्चन आपके पास वही रहेगा कि प्रोसेस वही रहेगा। अभी अब जो हम क्वेश्चन बताएं सभी बंटवारे वाले क्वेश्चन ही बता रहे हैं आपको। तो अगर इस क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ेंगे तो आप समझ चुके होंगे कि क्या क्या हमारे पास इसमें दिया गया, क्वेश्चन में क्या हमसे पूछ रहा है। तो क्वेश्चन बोला है एक व्यक्ति जो है 18,000 रुपये को 3 भागों में डिवाइड करता है। देखो उसने पहले बोला है कि एक व्यक्ति 18,000 रुपये कितने भागों में डिवाइड करता है, 3 भागों में डिवाइड करता है। इस बार उसने रेशियो दिया है 2:3:4, मतलब जो राशि बांटनी है वो 2, 3 और 4 के अनुपात में बांटना है। SI के हिसाब से उसको कर्ज देना है। यदि पहले हम दूसरे भाग को उसने 6% एवं 8% की दर से, पहले भाग को 6% की दर से, दूसरे भाग को 8% की दर से कर्ज दिया, तो तीसरे भाग को कितने प्रतिशत की दर से कर्ज दिया जाए कि कुल मिलाकर के कितना परसेंट, 12% की दर से SI प्राप्त हो जाए। तो हमने कहा आपको लिखना वही है, 18,000 की राशि थी, 18,000 की राशि को 3 भागों में डिवाइड करना है। पहला अनुपात है 2 यूनिट, दूसरा है 3 और तीसरा हमारे पास कितने यूनिट, 4 यूनिट। या फिर रेशियो में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो टोटल कितना बन गया हमारे पास, 4, 3, 7, 2, 9 यूनिट बन गया। यूनिट बना सकते हैं या फिर रेशियो में से लिख सकते हैं। पहले भाग पे कितना परसेंट बोला गया, तो 2 इंटू पहले भाग पे कितना परसेंट है 6%, तो इंटू में 6 प्लस दूसरे भाग पे कितना परसेंट है 8, तो इंटू में 8 प्लस तीसरे भाग का नहीं पता तो इंटू में हमने 8 लिख दिया, इक्वल टू में 9 इंटू कितना दिया गया हमारे पास, टोटल कितना है रेट है 12, तो 12 कर देंगे। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, तो ये 12 प्लस 8 3 24 हो जाएगा, ये 24 और प्लस ये कितना हो जाएगा हमारे पास 4R हो जाएगा, इक्वल टू में हो जाएगा हमारे पास 12 9 108, 12 9 108, ये 108 हो गया। अब क्या कहा, ये दोनों हमारे पास जुड़ जाएंगे, तो इन दोनों को जोड़ा तो ये हो गया 6, 4 2 6 और ये 2 1 3, 36 प्लस कितना हो गया 4R, इक्वल टू में कितना हो गया 108 हो गया। 36 उधर जाएगा तो ये बचेगा 4R, तो 4R जब 36 उधर जाएगा तो भाई घट जाएगा। ये बात हम कई बार बता चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे जो रूल लग रहा होता है वो होता है हमारे पास पक्षांतर का नियम। पक्षांतर का नियम, जब इस तब की वैल्यू उधर जाएगी तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का 36 है उधर जाएगा तो माइनस का 36 बन जाएगा। घटाएंगे तो यहाँ बचा हमारे पास 8 में 6 गया 2 बचा, तो 4R इक्वल टू हमने लिख दिया 2, 8 में 6 गया 2 बचेगा, यहाँ बचा 10, 10 में से 3 गए, बचा कितना 7 बचेगा, 72 हो गया। डिवाइड कर दिया इसको तो ये हो जाएगा 72/4 लिख सकते हैं, 4 एकम 4 और बचा कितना 3, तो 4 32 कितना परसेंट आ गया 18%। कितना परसेंट रेट आ गया 18%। तीसरे वाले को जो दिया जाएगा वो कितने परसेंट पे दिया जाएगा 18% के दर से ब्याज दिया जाएगा, तब उसको टोटल जा करके 12% ब्याज प्राप्त हो जाएगा टोटल में। बात समझ आ गई इतनी। तो हमने कहा किसी भी क्वेश्चंस का अगर बंटवारा करना है तो उस बंटवारे को आप लिख दीजिए। अगर वैल्यू देता है कि इसको 9,000, इसको 8,000, इसको 6,000 ऐसे देता तो भी हम उसको इसी फॉर्म में लिखते हैं, वहाँ से हम क्या निकालते हैं अनुपात निकालते हैं, फिर क्वेश्चंस पे ये अप्लाई करते हैं। पहले पे उसने 6%, दूसरे पे 8%, तीसरे पे पता नहीं, चौथे और फाइनली उसने 12% दिया, तो इस तरह से उसको हम लिख लेते हैं। और चूँकि यहाँ पर अनुपात दिया गया है तो डायरेक्टली ऐसे लिख दिया। आर की वैल्यू जिसको निकालना था उसका मान पूछता है, उसको फाइंड आउट कर दिया। तो ये हो गया हमारे पास बंटवारे वाले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए देख लीजिए, नोट कर लो। हमने कहा ना आप बस पढ़ाई पर फोकस करना है हमारा, क्योंकि एसएससी जीडी का एग्जाम तो लगा हुआ है, और चूँकि प्रोसेस पे अगर हम डिस्टर्ब जा करते हैं, बहुत बोलते हैं तो क्लास डिस्टर्ब हो जाती है। तो हमने कहा कि अब इसको आप सीक्वेंस से पढ़ते रहिएगा, ठीक ना। क्लियर, हम मैक्सिमम आपको सिलेबस कंप्लीट कराएंगे समझा करके, समझ में आएगा, बस आप बने रहिए। क्लियर, हाँ। और एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर लिया करिए। तो अगला क्वेश्चन लिखा गया है दोस्तों कि एक व्यक्ति जो है वो 18,000 रुपये को 2 भागों में बांटकर क्रमशः 8% एवं 10% वार्षिक SI की दर से क्रमशः 5 वर्ष एवं 6 वर्ष के लिए कर्ज देता है, तो प्रत्येक भाग का SI समान हो
प्रत्येक भाग का क्या है, एसआई समान। एसआई मतलब होता है साधारण ब्याज। प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज समान हो तो 8% की दर से कितना उधार दिया गया। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गया है, यहाँ पे हमें वैल्यू का बंटवारा नहीं दिया गया है। 18,000 रुपये को कितने भागों में बांटना है ये तो क्लियर किया है कि 2 भागों में बांटना है, लेकिन किस किस भाग में बांटना है, किस अनुपात में बांटना है, ये उसने क्लियर नहीं किया है। तो उसने कहा है कि 18,000 रुपये को 2 भागों में तो बांट करके क्रमशः एक पे 8% और दूसरे भाग पे कितना परसेंट, 10% शायद दिया गया है। और पहले भाग पे कितना परसेंट बोला उसने, 5 वर्ष, और दूसरे वर्ष पे दूसरे किस्त पर या दूसरे धन पे 6 वर्ष के लिए कर्ज देता है। तो प्रत्येक भाग का एसआई समान है। एसआई मतलब साधारण ब्याज। प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज क्या है, समान है। तो 8% की दर से कितना हो जाएगा। तो अगर हम मान लेते हैं कि 18,000 रुपये धन है, देखिए इस बात को हम समझने की इस तरह से कुछ कहते हैं। 18,000 रुपये है, 18,000 रुपये को उसने कहा है कि 2 भाग हमारे पास। पहले भाग की भी वैल्यू नहीं पता, हमने पहले भाग की वैल्यू होगा P1। P1 का मान उसने दिया गया कितने परसेंट की दर से, 8% की दर से। और 8% की दर से कितने वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए। और फिर उसने कहा यहाँ से जो आपको एसआई प्राप्त होगा, जो साधारण ब्याज प्राप्त होगा, उसका मान दूसरी वाली वैल्यू के साधारण ब्याज के बराबर है। मतलब जो धन P2 है उसका इनटू में कितने परसेंट की दर से दे रहा है, 10% की दर से। और इनटू में कितना हो गया हमारे पास जा करके, कितना, 5 वर्ष के लिए था, ये 6 वर्ष के लिए हो गया। ये उसने बोला है। इस बात को समझ में आया ना। उसने कहा है कि जो 18,000 रुपये वो 2 भागों में बांटा गया, दोनों का ही अनुपात नहीं दिया गया है, दोनों का ही किसी एक का मान भी नहीं दिया गया है। तो हमने कहा 18,000 रुपये को 2 भागों में, पहला भाग हमने मान लिया P1, दूसरा भाग क्या मान लिया, P2। फिर उसने कहा है कि पहले भाग पे 8% ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए दिया गया। बटे में 100 करते तो 100 में 100 कट जाता है, लिख देते हैं हम यहाँ पे बटे में 100। कहते सर आपने 100 क्यों नहीं किया। तो हमने कहा चलो बटे में हम क्या कर लेते हैं, 2 तरफ 100 कर लेते हैं। चूँकि इक्वल होता है तो हम 100 लिखते नहीं हैं। तो पहले ब्याज पर, पहले धन पे 8% ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज दिया गया, और दूसरे धन पे 10% ब्याज की दर से कितने वर्ष के लिए ब्याज दिया गया, 6 वर्ष के लिए ब्याज दिया गया। तो उसने कहा कि ये जो ब्याज हैं, प्रत्येक भाग का जो ब्याज साधारण ब्याज समान हो जाता है। दोनों ब्याज कैसे होते हैं, समान होते हैं। तो हमने बराबर कर दिए दोनों भागों को। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 8% की दर से उसे कितना उधार दिया गया। 8% मतलब इस पर उसे कितना उधार दिया गया, P1 का मान वो हमसे पूछ रहा है। तो करना क्या था, हमने कहा ये 2 जीरो तो ये 2 जीरो पहले ही हमने काट दिया। 5 से इसको काट दिया, 5 दूनी 10 हो गया। 2 से इसको और काट लिया, कितना हो गया, 4 हो गया। फिर इसको 2 से डिवाइड कर लिया, या फिर 4P1 इक्वल टू कितना लिख लिया हमने, 6P2 लिख दिया। इसको 2 से और डिवाइड कर दिया तो ये हो गया हमारे पास 2P1 इक्वल टू कितना आ गया, 3P2 आ गया। अब यहाँ पे रेशियो आपको मिल गया। क्या रेशियो मिला कि P1 और P2 का जो अनुपात है ये हम बता चुके हैं। ये P1 की वैल्यू बन जाएगी और ये किसकी वैल्यू बन जाएगी, P2 की वैल्यू। तो P1 और P2 का अनुपात कितना आ गया, 3:2 आ गया। कितना आ गया, 3:2 आ गया। 3:2 आ गया ना। अब इसी 3 और 2 के अनुपात में 18,000 को बांटना है। तो 3 और 2 के अनुपात में बांटेंगे तो 5 यूनिट का मान कितना हो गया हमारे पास, 18,000। ये बात समझ में आ गई। इन दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल बन जाएगा, और टोटल कितना हमारे पास 18,000 है। तो 5 यूनिट बता 18,000, तो 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो 1 यूनिट का मान बन जाएगा 5 तिहाई 15। बचा कितना हमारे पास, 3। 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 तिहाई 15 3 बार जाएगा, बचा 3। तो 30, 5 6 30, तो ये हो गया हमारे पास 3600 रुपये। तो अगर हमें पूछा था 8%, तो 8% पे कितना दे रहा है, 3। तो 3 यूनिट का मान पूछ रहा है, तो 3600 इंटू में 3, तो ये हो जाएगा 36 का 18 की 8, हासिल लगा 1, 9 1 10, कितना हो जाएगा, 10,800 रुपये का कर्ज दिया जाएगा। किस परसेंट पर, 8% की दर पे। और बाकी जो रुपए बचेंगे 18,000 में 10,800 घटाने के बाद वो किस ब्याज पे दिया जाएगा, 10% ब्याज की दर से। तो बहुत सिंपल सी बात थी, बहुत टफ नहीं थी चीज़ें, समझ में आ गई होगी बात कि 18,000 रुपये को 2 भागों में बांटकर क्रमशः 8% और 10% के दर से क्रमशः 5 वर्ष एवं 6 वर्ष के लिए ब्याज दिया, कर्ज दिया था। और प्रत्येक भाग का एसआई समान रहता है। तो 8% की दर से कितना उधार दिया गया। तो हमने कहा टोटल राशि जो थी वो 18,000 थी, उसको 2 भागों में बांटना था। दोनों भाग नहीं पता है, तो पहला भाग P1, दूसरा भाग क्या हो गया, P2। P1 पे उसने बोला है 8% का ब्याज दिया जा रहा है 5 वर्ष के लिए, और P2 पे 10% का ब्याज दिया जा रहा है 6 वर्ष के लिए। दोनों का साधारण ब्याज समान है, तो हमने समान कर लिया। कैलकुलेट किया तो यहाँ से आ गया हमारे पास 2P1 इक्वल टू 3P2। P1 और P2 का अनुपात ही निकालना था हमें, तो कितना आ गया, 3 और 2 का। 3 और 2 मतलब टोटल यूनिट 5 यूनिट, 5 यूनिट का मान 18,000, तो 1 यूनिट का मान आ गया 3600। तो 3 यूनिट का मान निकाला गया है।
3 यूनिट का मान क्यों निकाला गया? क्योंकि उसने कहा है कि हमें 8% वाले ब्याज का निकालना है कि 8% पर कितना ब्याज दिया गया, और 8% पर जो ब्याज दिया गया वो P1 राशि है और P1 की वैल्यू 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट का मान निकाला, 10,000 कितना आ गया, 800 रुपये हो गया। क्लियर नहीं? तो ये हो गया हमारे पास बंटवारे वाले क्वेश्चन। अब आते हैं कि क्वेश्चन में मिश्रण का यूज कैसे करते हैं चक्रवृद्धि साधारण ब्याज में। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें मिश्रण से संबंधित क्वेश्चन जो बनते हैं, तो इसको नोट कर लिया जाए। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चंस लिखा गया है, इस बार बोला गया है कि क्लियर ना हो रहा तो हम देखो पढ़ते जाएंगे, आप लोग ध्यान देते जाइए क्या क्या लिखा हमने। बोला गया कि 15,000 रुपये को 2 भागों में बांटकर क्रमशः 10% एवं 12%, लास्ट में लिखा गया है 10% एवं 12% वार्षिक एसआई की दर से उधार देता है, तो उसे वर्ष के अंत में 1600 रुपये एसआई प्राप्त होता है। कितने रुपये प्राप्त होता है? 1600 रुपये। बताइए 10% की दर से उसने कितना कर्ज दिया। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि क्या उसने दिया गया हमें। उसने कहा है कि 15,000 रुपये को 2 भागों में बांटा गया। पहले हम एक्सप्लेन कर देते हैं। 15,000 रुपये कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया। पहला भाग P1 हो गया, दूसरा भाग P2 हो गया। इस पर उसको कुछ एसआई प्राप्त हुआ होगा, इस पर भी उसको कुछ क्या प्राप्त हुआ है? एसआई प्राप्त हुआ है। दोनों पे उसको साधारण ब्याज प्राप्त हुआ है, लेकिन जो टोटल जो साधारण ब्याज प्राप्त हो रहा है वो भी उसने दिया हुआ है। तो इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। जो हमने कहा है कि आपको अलग अलग एक का एसआई वैल्यू दे, दूसरे की भी एसआई दे, और इसकी संयुक्त वैल्यू जब देता है तो वहाँ पे क्या लगाते हैं? हम एलिगेशन लगाते हैं, मिश्रण लगाते हैं। इस बात को हमने कई बार चर्चा की है कि अगर आपके पास अलग अलग 2 वैल्यू दी जाएँ और उनका संयुक्त मान दिया जाता है तो वहाँ पर हम लोग क्या लगाते हैं? एलिगेशन लगाते हैं हमेशा। तो यहाँ पे P1 का एसआई नहीं पता हमें, P2 का एसआई नहीं पता, दर दोनों की दी गई है, और इसका एसआई में फाइनली पता हुआ है कि कितना रुपये दिया गया? 1600 रुपये। तो हम एक काम करते हैं कि P1 का एसआई कितना बनेगा, P2 का एसआई कितना बनेगा, इस बात की हम लोग क्या कर लेते हैं? जानकारी कर लेते हैं, इस चीज़ की हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि हमने कहा कि 15,000 रुपये हमारे पास है। कितने आए हमारे पास? 15,000 रुपये, ठीक है ना। 15,000 रुपये हमने मान लिया कि हमारे पास ए जो है वो पहले 10% पे, तो हमने इसका 10% निकाल लेंगे। कितना परसेंट निकाल लेंगे? इसका 10%। तो 10% जब निकालेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 1500। कितना हो जाएगा? 1500 रुपये। तो ये हमने मान लिया कि टोटल जो है ये ए का हमारे पास, या पहली जो वैल्यू है उसका हमें एसआई मिल गया P1 का। दूसरी वैल्यू हमारे पास कितने परसेंट है? 12%। तो फिर से हम 15,000 का 12% निकालेंगे। 15,000 का कितना परसेंट निकालेंगे? 12% निकालेंगे बटे 100। तो ये 200 जीरो कैंसिल। 15 × 15 दूनी 30, ये हो जाएगा हमारे पास 1800 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1800 हो जाएगा। बात क्लियर हो गई? देख लो मल्टीप्लाई 12 पंचे 60 की 0 हासिल लगा 6, 12 कम 12 6 18, कितना हो गया? 1800 रुपये। ये जो आ गया हमारे पास एसआई, वो किसका आ गया? P2 का आ गया। फिर इसने बोला है कि जो संयुक्त एसआई दिया गया है, एसआई की दर से उधार देता है, तो उसे वर्ष के अंत में 1600 रुपये का एसआई प्राप्त होता है। मतलब फाइनली उसे जो प्राप्त होता है दोनों से, वो कितने रुपये प्राप्त होता है? 1600 रुपये। अगर वो केवल P1 से ब्याज प्राप्त करता, केवल P1 से अगर पूछता कि एसआई कितना मिलेगा, तो उसे 1500 रुपये। अगर बोलता कि 12% पे उसे कितना ब्याज मिलेगा, 12% पे उसे कितना ब्याज मिलेगा, तो 1800 रुपये। 10% पे ब्याज 1500 रुपये और 12% पे ब्याज 1800 रुपये। लेकिन उसने कहा है कि ना तो इस पर टोटल ब्याज मिल रहा है, ना इस पर, कुछ भाग इसका है कुछ भाग इसका, और टोटल मिलाकर कितना है? 1600। दोनों को मिलाकर के 1600 है। तो यही बात हमें समझनी थी, ना तो ये लेना है, ना ये लेना है, और ना ही ये लेना है। इसका और इसका संयुक्त कितना है हमारे पास? 1600। तो इनका डिफरेंस निकाल लिया हमने। यहाँ का डिफरेंस कितना आ गया हमारे पास? 200, और यहाँ का डिफरेंस कितना आ गया हमारे पास? 100। दोनों को सॉल्व कर लिया तो अनुपात कितना आ गया? 2:1। मतलब जो P1 और P2 का डिवाइडेशन होगा कितने अनुपात में होगा? समझ चुके होंगे किस अनुपात में होगा? 2:1 में। तो 2 और 1 का अनुपात मतलब कितना हो गया हमारे पास? टोटल 3 यूनिट। 3 यूनिट का मान कितना दिया गया हमारे पास? 15,000। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया हमारे पास? 1 यूनिट का मान आ गया 5000। अब उसने जिसका मान पूछा उसका आंसर दे दो। उसने किसका मान पूछा है? उसने कहा है कि 10% की दर से कितना उधार दिया गया, मतलब 10% दर से, मतलब P1 है 10% की दर वाला, और ये कितने परसेंट की दर वाला है? 12% की दर वाला है। तो 10% की दर पे 10% पे कितने यूनिट मिला है? 2 यूनिट। तो 2 यूनिट का मान निकालो, कितने हज़ार रुपये आ जाएगा? 10,000 रुपये आ जाएगा। यही आपका क्या बन जाएगा? फाइनली आंसर बन जाएगा। कितने हज़ार रुपये आ गया आपका? 10,000 रुपये। बात समझ में आ गई? चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसको नोट करना है, नोट कर लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखा गया है कि देखो यहाँ पर भी वही क्वेश्चन है कि 12,000 रुपये को 2 भागों में बांटकर क्रमशः 8% एवं 10% वार्षिक एसआई की दर से 2.5 वर्ष, 2 से 1/2 वर्ष एवं 3 वर्ष के लिए कर्ज दिया जाता है।
यदि समय के अंत में 2880 रुपये एसआई प्राप्त होता है तो पहला भाग कितना होगा। फिर से वही काम, हमने कहा टोटल एसआई निकाल लो, पहले भाग का टोटल एसआई, पहले एसआई निकाल लो टोटल 8% की दर से 2.5 वर्ष का, और फिर निकाल लो 12,000 रुपये का 10% की दर से 3 वर्ष का। तो हमने कहा P1 और P2 की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इस चीज़ को हम बता चुके हैं। P1 की वैल्यू का हमें फाइंड आउट करवानी होगी, तो 12,000 का कितना परसेंट निकाला हमने 8, और कितने समय के लिए 5/2 समय के लिए, बटे में कितना हो गया 100। इसको अब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, मेरे पास ये हो गया 4, तो वैल्यू बन गया यहाँ पास 5 को 20, 240, 2400, कितना बन गया 2400 बन गया। इसके बाद P2 का मान निकालेंगे तो P2 का मान भी 12,000 से निकालेंगे, 12,000 कितने परसेंट 10%, कितने समय 3, बटे में कितना हो गया 100, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, भागफल बांटते हैं 36, तो ये हो गया हमारे पास 300, 3600। अब P1 के लिए हमने कहा P1 और P2 को इसी तरह से करना था हमारे पास। P1 और P2 के लिए पहले वाले को दे दिया गया 2400, दूसरा कितना दे गया 3600, और इन लोगों का जो फाइनली प्राप्त हुआ कितना प्राप्त हुआ हमें 2880। जितना वैल्यू कॉमन हो उसको कॉमन करके कैंसिल कर दो, और कैंसिल होता है तो और कैंसिल कर दो, 2 से डिवाइड कर लो सभी को। तो जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ना 2 से डिवाइड करो तो इसको घटा लो ऐसे ही, तो जब घटाएंगे तो ये हमारे पास बचा 2, 8, 10 में 8 के बचा 2, यहाँ पर जाएगा तो ये बचेगा हमारे पास 7, और इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो 288 और 240 बचेगा हमारे पास 48। तो ये बना 24, 24 दूनी 48, 24 3 72, 3 और 2 के अनुपात में वैल्यू को बांटना है। किस अनुपात में बांटना है, 3 और 2 के अनुपात में बांटना है। तो 3 और 2 कितना हो गया हमारे पास 5 यूनिट, 5 यूनिट का मान कितना दिया गया है 12,000, तो 1 यूनिट का मान निकाल लो, 1 यूनिट का मान आ जाएगा हमारे पास 5 दूनी 10, और 5 दूनी 10, 2 बचेगा 5 चौको 20, 1 यूनिट का मान कितना आ गया 2400। अब उसने जिसका मान पूछा गया उसका बता दो। तो पहला भाग कितना था, पहला भाग मतलब 3 यूनिट, तो 24 3 72, तो 3 यूनिट का मान हो गया 72, 7,200 रुपये, कितना हो गया 7,200 रुपये, 7,200 रुपये हो गया हमारे पास पहले फर्स्ट भाग का मान। तो इस तरह से हमने साधारण ब्याज के आज का टॉपिक को कंप्लीट किया। हमने कहा इसी तरह से हम आपको रेगुलर ही पढ़ाते रहेंगे, और टॉपिक वाइज टॉपिक हमने कहा ना, हर एक टॉपिक को, जिस भी टॉपिक को हमने स्टार्ट किया उसके टाइप्स, उसके क्वेश्चंस और उसको कितने जिससे आप सॉल्व कर सकते हैं, ये सभी चीज़ें हम आपको सिखा दे रहे हैं यहाँ पर। तो एसएससी जीडी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए तो ये है ही है, और साथ ही साथ हम पेट वाले स्टूडेंट्स के लिए भी हम यहाँ पर डेली एक वीडियो डालेंगे जो केवल पेट के लिए इंपॉर्टेंट है, जिनके एग्जाम लगे हुए हैं वो अपनी तैयारी वहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से पढ़ करके। क्लियर इतनी बात हुई। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। जय हिंद, जय भारत। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो तब वीडियो को एक बार लाइक जो कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ज़्यादातर अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दिया करिए, ठीक है ना। थैंक यू।